सबों को मैं सुबोध कुमार अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं जो अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में खास करके जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो था उसमें डिटेल से चर्चा किया था अर्थशास्त्र के परिभाषाओं के बारे में, और एक जो सिंपल परिभाषा आप लोगों को दिया था वो था अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब चूंकि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और अर्थशास्त्र के दो भाग हैं। अर्थशास्त्र के कितने भाग हैं? दो भाग हैं, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। इसका मतलब है कि ये दोनों भाग में भी हम आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करेंगे, लेकिन कौन से क्रिया का अध्ययन माइक्रो में करेंगे और कौन से क्रिया का अध्ययन हम मैक्रो में करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। इस प्रश्न के उत्तर से पहले हमें समझना होगा व्यष्टि क्या है और समष्टि क्या है। जब ये समझेंगे तो अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा कि हमें क्या चीज का अध्ययन माइक्रो में करना है और क्या चीज का अध्ययन मैक्रो में करना है। सबसे पहले हम जाने कि ये जो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को जो दो भागों में बांटा गया है, ये बंटवारा कौन किया? तो नॉर्वे के एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे, बहुत ही प्रसिद्ध हुए, उनका नाम था रेगनर फ्रीस। नॉर्वे के अर्थशास्त्री रेगनर फ्रीस, आप नोट भी कर सकते हैं। इन्होंने ही अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। ये जो माइक्रो शब्द है यहां पर जो लिखा हुआ है माइक्रो, तो माइक्रो एक ग्रीक वर्ड है। पहले हम ग्रीक वर्ड को ही लिखें, माइक्रोज। ये ग्रीक वर्ड है माइक्रोज। इसका मीनिंग अगर इंग्लिश में जाकर के आगे देखेंगे तो ये हो जाता है माइक्रो, यानी कि यहां पर माइक्रोज बोल रहे थे, यहां पर माइक्रो हो गया। इसका मतलब होता है स्मॉल। और ये मैक्रोज से बना है, मैक्रो जिसका मतलब होता है बिग, यानी कि बड़ा। ये भी ग्रीक वर्ड है। कौन वर्ड है? ग्रीक। पूछा जाता है एग्जाम में, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि माइक्रोज का मतलब होता है स्मॉल। ये कौन सा वर्ड है? संस्कृत, फ्रांसिस, लैटिन यानी ग्रीक और हिंदी। इंग्लिश भी ऑप्शन रहेगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी को लगता है कि MICROS है, तो ये तो अंग्रेजी शब्द लग रहा है, इसलिए अंग्रेजी शब्द होना चाहिए। इस कंफ्यूजन में ना रहेंगे। ये एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि माइक्रो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है माइक्रोज से, जिसका मतलब होता है स्मॉल, और ये मैक्रोज से जिसका अर्थ होता है बिग, बड़ा। अब ये माइक्रो है जिसका अर्थ छोटा हो रहा है। इसे भी हम लोग जैसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, तो माइक्रोस्कोप से क्या होता है? जो चीज हम छोटे छोटे चीजों को नहीं देख पाते हैं इसे जनरल वे में, तो हम माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। कम जो ध्वनि होता है, साउंड होता है, वो कैच करने के लिए माइक्रोफोन यूज होता है, जो कि साउंड को बेहतर करता है। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि माइक्रो का मतलब होता है छोटा,
यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में हम जान रहे हैं कि इसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब माइक्रो लगा हुआ है तो माइक्रो का मतलब छोटा है, यानी छोटी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब छोटी आर्थिक क्रिया क्या है, अब बड़ी आर्थिक क्रिया क्या है? तो क्रिया जो एक से संबंधित हो वो छोटी क्रिया मानी जाएगी, और वैसी क्रियाएं जो सबों से संबंधित हो वो समष्टिगत। जो एक से संबंधित हो वो व्यष्टिगत हो गया, जो सबों से संबंधित हो वो समष्टिगत हो जाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी एक से संबंधित क्रियाओं का या समस्याओं का अध्ययन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, एक उपभोक्ता एक उत्पादक, यानी कोई एक उपभोक्ता है, वो क्या खरीदा, कितना खरीदा, कितना खर्च किया। उत्पादक है कोई एक उत्पादक, वो कितना उत्पादन किया, उसको उसमें खर्चा कितना आया, किस रेट पर बेचा, ये पूरी डिटेल के बारे में हम अगर अध्ययन करना चाहेंगे तो माइक्रो में आना पड़ेगा। हम कितना कमाते हैं, कितना उसमें खर्च करते हैं, कितना सेविंग करते हैं, कितना उसको बैंक में डालते हैं, कितना इंश्योरेंस में डालते हैं, मेरे हर पहलू का अगर अध्ययन करना है केवल मेरा व्यक्तिगत तौर पर तो माइक्रो में। इसी तरह से क्वेश्चन कभी पूछता है कि चीनी उद्योग का अध्ययन किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है? तो देश में ढेर सारे उद्योग हैं, यहां पर केवल चीनी उद्योग की बात हो रही है तो माइक्रो माना चाहिए। लेकिन भारतीय उद्योगों का दशा और दिशा पर चर्चा करने की बात आ जाए तो वो माइक्रो का भाग नहीं होगा, वो किसका होगा? मैक्रो का होगा, क्योंकि सभी उद्योग की बात हो रही है। चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, जितने भी उद्योग हैं सब आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मैक्रो में। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट आते हैं परिभाषा पर या अर्थ समझें। इसके दोनों के बीच में आंसर माइक्रो और मैक्रो का करेंगे एक अर्थ के आधार पर। बेसिस इधर कर दिए, बेसिस एक लिए अर्थ, जिसमें लिखे कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी अर्थशास्त्र की वो शाखा जिसमें व्यक्तिगत इकाई यानी एक इकाई से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। जैसे एक उपभोक्ता क्या करता है, व्यष्टि में आएगा। एक उत्पादक क्या करता है, व्यष्टि में आएगा। और इधर लिखे हैं अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय निवेश, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय व्यय, राष्ट्रीय ऋण। तो ये सबसे है, राष्ट्र जैसे लग गया है तो किसी एक का नहीं है, जितने भी यहाँ के सामान्य नागरिक हैं सबों की बात हो रही है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में चला जाएगा। दूसरा पॉइंट लिए हैं, इसके अंतर्गत किसी एक वस्तु के कीमत का निर्धारण किया जाता है। यानी अध्ययन इसमें जो मेन होगा कीमत का होगा। मेन किसका अध्ययन होगा? कीमत का। और क्यों नहीं होगा? जब हम एक उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं तो उपभोक्ता भी तो कीमत को देख करके कोई चीज खरीदता है। माइक्रो में पढ़ेंगे जी पहला पार्ट में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो सिद्धांत है मोटे तौर पर, इंट्रोडक्शन तो छोड़ दीजिए, उपभोक्ता का व्यवहार पढ़ेंगे, उत्पादक का व्यवहार पढ़ेंगे, मार्केट पढ़ेंगे। तो उपभोक्ता का व्यवहार जो होगा तो क्या होगा कि जो चीज खरीदने जा रहे हैं उसका कीमत क्या है, और जितना कीमत है क्या उसके लायक उसमें उपयोगिता है कि नहीं है, सेटिस्फेक्शन उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सेम उत्पादक वो कोई चीज बेचने जाएगा तो जितना कीमत उसका होना चाहिए उतना मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको खर्चा भी तो आया। तो उसका जो पूरा टेंडेंसी होगा, करें या ना करें, कितना करें, वो सब चीज डिपेंड करेगा प्राइस पर। इसलिए एक पॉइंट लिखे हैं, इसे कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कीमत के इर्द गिर्द रहेगा। आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, इतना पैसा लगेगा, फायदा है कि नहीं, तो ये सब सोचना पड़ता है। व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में, अच्छा इसको क्लियर करते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसमें कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, और इसमें सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक वस्तु का कीमत क्या होना चाहिए वो चीज का अध्ययन किया जाता है। आप कहिए कैसे इसको पता करते हैं, तो ऐसे भी करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मांग है और ये पूर्ति है, तो मांग और पूर्ति यहां बराबर रहते हैं। ये जो कीमत होगा ये संतुलन कीमत होगा, इस निर्धारण होगा, यही कीमत सही कीमत होगा, क्योंकि इस कीमत पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर है।
यानी कि कोई चीज आप खरीदने जाते हैं, एक शर्ट खरीदने गए, टी शर्ट खरीदने गए, दुकानदार कहता है 1000 रुपया, आप कहते हैं 500 रुपया, तो ना वो 1000 कीमत सही निर्धारित हो रहा है, ना आपके द्वारा 500 निर्धारित हो रहा है, क्योंकि 1000 वो जो किया उस पर आप नहीं तैयार है, आप 500 जो बोले हैं उस पर वो तैयार नहीं है। तो क्या होगा, वो कीमत का निर्धारण नहीं हुआ। कीमत एक तो सही तय होगा जिस पर कि आप दोनों बराबर हो जाएं, दोनों तैयार हो जाएं, तो आप भी 100 बढ़ जाएगी, तो 100 वो घट जाएगा, आप बढ़ करके 500 600 हो गए, वो 1000 से 900 हो जाएगा, आप फिर 100 और बढ़ जाएगी, 700 हो जाएगी, तो वो 800 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिए, आप 50 बढ़ जाएगी, 750, वो भी 50 घट जाएगा, 750, 750 कीमत निर्धारित हो गया। अब रही बात, एक कड़ी और देखते हैं कि वो 750 सही कीमत है कि नहीं है। हो सकता है कि वो 750 में उसको फायदा ना हो, उसका खर्चा ही 800 रुपये, खरीद ही 800 रुपये, 750 में कैसे देगा, या 750 खरीद है, 750 में आपको कैसे बेचेगा, तो वो भी कीमत नहीं होगा, तो नहीं बेचेगा, नई कीमत निर्धारित हो पाया, 800 ही रहेगा, जो खरीदने वाला होगा खरीदेगा। तो ये कीमत क्या होना चाहिए, और कीमत के इर्द गिर्द ही पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स चलेगा। हम कोई चीज खरीदने जाएंगे, कीमत देखेंगे, कीमत के हिसाब से चीजें कर देंगे, बेचने वाले कीमत के हिसाब से बेचेंगे। एक मजदूर कहीं मजदूरी करने जाता है, क्या मजदूरी मिल रहा है, क्योंकि उसका कीमत मजदूरी है। एक आदमी किसी को भाड़े पर अपना मकान देता है, क्या रेंट मिलेगा, वो उसका कीमत है, मकान का कीमत है। अब कीमत उसको जितना होना चाहिए वो मिलेगा तो रेंट पर देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। या लेने वाले को, वो लेने गया, जितना कीमत होना चाहिए रेंट होना चाहिए ज्यादा मांग रहा है तो फिर नहीं लेगा। यानी कि होगा या नहीं होगा वो सब डिपेंड करेगा कीमत पर। इसलिए पूरे बात को देखिए, यहाँ कीमत का निर्धारण हो रहा है। जो व्यक्तिगत समस्या है यानी छोटी छोटी समस्या लोगों का, उसमें कीमत संयंत्र ही काम करेगा, जैसा कीमत होगा वैसा ही स्टेप लिया जाएगा। इसलिए इसको हम कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और इधर लिखे हैं इसमें सामान्य कीमत, इसमें एक वस्तु कीमत था, इसमें सामान्य कीमत। सामान्य कीमत को थोड़ा समझिए। इतना ही जगह इस जगह है बीच में खाली, इसलिए इस पर बता रहे हैं। एक्स, वाई और जेड तीन ही वस्तु है। अगर एक वस्तु एक्स की बात करेंगे, उसका क्या कीमत है, कितना उसका उत्पादन हुआ, तो माइक्रो का हो जाएगा। लेकिन जब एक्स, वाई, जेड तीन ही वस्तु पूरे देश में है और सबको ले लिए हैं, तीनों को ले लिए हैं, तो अभी मैक्रो में चला गया। अब इस तीनों का कितना मात्रा है, तीनों का रेट क्या है, जब तीनों का रेट करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि पिछले साल 2019 में इसका रेट 10 था, इसका 20 था और इसका 50 था। अब 2020 में इसका रेट बढ़कर के 10 से 12 हो गया, प्लस में गया। ये 20 से 24 हो गया, ये भी प्लस में गया। ये घट गया 45। अब देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से 10 से 12 हुआ, यानी ये 20% बढ़ा, प्लस गया। ये 20 से 24, 4 पंचे 20, यानी कि ये भी 20%। और ये घट गया है, कितना घट गया है, 50 में 5 यानी 100 में 10, 10%। तो 20, 40 और 10, 30% रहा एग्रीगेट। अब इस 30% को भाग दे देंगे 3 से, तो कितना आएगा, 10। यानी कि महंगाई पिछले साल के तुलना में, यानी सामान्य कीमत स्तर देखेंगे, जबकि एक का रेट घटा है, लेकिन फिर भी सामान्य कीमत देखेंगे, जनरल प्राइस लेवल, वो पिछले साल के तुलना में इस साल बढ़ा हुआ है। इस तरह की चीज का हम अध्ययन करेंगे। जो कभी बोलते हैं महंगाई बढ़ गई या घट गई, इसी चूंकि 10% बढ़ा हुआ निकला, यानी मुद्रास्फीति है। जब कीमत स्तर बढ़ा हुआ रहता है तो मुद्रास्फीति कहलाता है, यानी इन्फ्लेशन। पहले की तुलना में कीमत घटा हुआ रहेगा तो मुद्रास्फीति कहलाएगा, यानी डिफ्लेशन। और इसके बारे में कुछ टर्म रहता है, उधर चले जाएंगे तो फिर हमको माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो को क्लियर करना है, फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। और एक जो है आय और रोजगार का निर्धारण, देश में आय का स्तर कितना होना चाहिए, रोजगार का स्तर कितना होना चाहिए, वो भी इसी में पढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये 6 नंबर का पूछता है जब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का।
तो उसमें हम आय और रोजगार के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे, यानी आय और रोजगार का संतुलन स्तर क्या होगा या निर्धारण कैसे होता है, इसका फुल चर्चा करेंगे पार्ट बी में, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अभी इतने ही जानिए कि इसमें आय और रोजगार का निर्धारण होता है। इसमें केवल मांग और पूर्ति, कोई एक आदमी के द्वारा मांग और पूर्ति या एक बाजार का मांग और पूर्ति। और यहाँ है सामूहिक मांग और पूर्ति। सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति का मतलब हुआ पूरे देश का मांग और पूरे देश की पूर्ति। तो उपकरण क्लियर हो गया। संयंत्र, जो छोटी छोटी समस्या है उसमें कीमत संयंत्र काम करेगा, और जो बड़ी समस्या है, समष्टिगत समस्या मतलब बड़ी समस्या, उसका समाधान सरकारी संयंत्र के द्वारा होगा, सरकारी प्लानिंग के तहत होगा। जैसे गरीबी, बेरोजगारी, ये सब ऐसी समस्या है जो सबों से जुड़ा हुआ है और इसको सरकार ही दूर करेगी, और इस चीज का अध्ययन भी हम लोग समष्टि में करेंगे क्योंकि एक से जुड़ा हुआ नहीं है। इसे कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं क्योंकि सब कीमत के राउंड चलेगा, और इसे आय रोजगार के नाम से जानेंगे, सिद्धांत के नाम से जानेंगे। क्यों? क्योंकि आय और रोजगार का स्तर देश में, यहाँ आय का संबंध किसी एक से नहीं हो रहा है। आय रोजगार का मतलब हो रहा है पूरे देश की आय, पूरे देश में रोजगार के स्तर की बात हो रही है। ये मैक्रो में होगा। इसका क्षेत्र संकुचित है। क्यों संकुचित है? क्योंकि इसमें एक को लेकर चलते हैं। जब एक को लेकर चलते हैं, छोटा सा स्वरूप इसका हो गया, इसलिए संकुचित हो गया। इसका स्वरूप विस्तृत है। क्यों? क्योंकि इसमें सबों को लेकर चलते हैं, इसलिए विस्तृत है। उत्पत्ति किसकी पहली हुई? तो पहले उत्पत्ति किसका हुआ है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। किसका उत्पत्ति हुआ पहले? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। पहले छोटा ही आएगा तब ना बड़ा होगा। और इसकी उत्पत्ति केन्स की पुस्तक एक था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में पब्लिश हुआ था। इसके पब्लिकेशन के साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग के सामने आया। ये किताब के बारे में हम लोग को याद रखना चाहिए कि किसने लिखा। तो केन्स ने लिखा। केन्स कौन पुस्तक लिखा? तो ये पुस्तक का नाम जानिएगा, कब लिखा था, कब प्रकाशित हुआ था? तो 1936 में। जो 1929-30 की महामंदी आप लोग पढ़े होंगे 9-10 में आया था, तो उस महामंदी से निकलने के लिए जो केन्स ने सुझाव दिया था, उसमें इन्वेस्टमेंट थ्योरी आया, मल्टीप्लायर थ्योरी आया, इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी था। वो बुक में पूरी डिटेल था, सब थ्योरी के बारे में बात किया गया। और केन्स कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में जो मंदी आ गया था, मंदी का मतलब होता है सब चीज कम होते चला, कीमत भी घट रहा है, उत्पादन भी घट रहा है, रोजगार भी घट रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है? रोजगार घट रहा है, स्वाभाविक है बेरोजगारी बढ़ेगी। आय घट रहा है, स्वाभाविक है गरीबी बढ़ेगी। तो ये स्थिति बन जाती है, वो मंदी है। उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए केन्स ने सुझाव दिया था। वो सुझाव उनके इसी बुक में मेंशन था। और तब रियल में इकोनॉमी को फायदा हुआ और भारतीय विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकला, खास करके जो अमेरिका वगैरह देश था। और उसी तरह का मंदी अर्थशास्त्री अंदाजा लगा रहा है कि अभी जो चल रहा है कोविड-19 वैश्विक महामारी, इसके कारण भी पूरी दुनिया में मंदी आ ही गया समझिए। अब इससे कैसे निकला जाए, तो इसका भी रास्ता अर्थशास्त्री लोग ही बताएंगे, और इससे भी हम लोग बाहर निकलेंगे। ऊपर वाले की कृपा जरूर होगी। तो आज हम लोग माइक्रो और मैक्रो के बारे में पूरा डिटेल जाने। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं मैक्रो में। और यदि नहीं दिमाग में रहेगा, ये सब पॉइंट कुछ भूलिएगा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो जो चैप्टर पढ़िएगा वो मेंशन कर दीजिएगा कि इसमें इन सिद्धांतों का अध्ययन, निम्न सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, दे दीजिएगा। उत्पादक व्यवहार देगा तो उसमें आ जाएगा पूर्ति, आ जाएगा उत्पादन, आ जाएगा लागत, आ जाएगा उपभोक्ता व्यवहार पर जो हम लोग का चैप्टर होगा, उसमें मांग होगा, मांग की लोच होगा, उपयोगिता होगा, फिर मार्केट होगा। तो ऐसे दे करके भी आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वैसा करने की स्थिति ना आए, इसको पूरी डिटेल्स में पढ़िए। तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही हम कंक्लूड करते हैं। और फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, खोजना नहीं पड़े यूट्यूब पर। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आज
के क्लास के साथ ही इंट्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। अब नया चैप्टर अगले क्लास में होगा। आज के क्लास के साथ हम लोग का 8 मार्क्स कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम लोग चर्चा किए थे 4 नंबर ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन का, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी चर्चा कर लिए तो इसका भी 4 नंबर कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हम लोग का पूरे 8 मार्क्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नए चैप्टर में नए वीडियो में आएंगे। नोट्स के लिए परेशान नहीं होइएगा, अगले वीडियो से पहले नोट्स देंगे। थैंक यू।